हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI पर। आज फिर हाजिर हूँ एक शानदार सेशन को लेकर आप लोगों के बीच। जो स्टूडेंट्स ITS कर रहे हैं उनके लिए तो हमने WCS की जो क्लासेस स्टार्ट की थी, हमने ग्रुप 4 तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। ग्रुप 4 के सारे लेवल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे के हमने ग्रुप 5 पास करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी करीब आ चुके हैं। इसलिए चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। ये कोई हमारा स्फेयर मतलब गोला होता है, उसका जो डायमीटर क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया गया है। कितना? 6 सेंटीमीटर। चलिए अब बोल रहा है इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। अब इसको क्या किया गया है? ढाला गया है। ढालने का मतलब इसको क्या करेंगे? पिघलाएंगे। पिघला कर इसको क्या बनाया जाता है? एक वायर के रूप में से खींचा जाता है। और वायर जो होता है हमारा कितने mm का व्यास का है? इसका जो डाया होता है, देखिए ये जो वायर हमारा खींचा गया है, यह वायर हमारा सिलेंडर के रूप में होगा। ठीक है, एक ठोस सिलेंडर के रूप में होगा। और इसका हमारा डाया कितना दिया गया? 2 mm। ध्यान से देखिएगा, पहले हमारा स्पेयर था, उसको पिघलाकर हमने क्या बदल दिया? तार के रूप में बदल दिया। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ वायर की लंबाई बताइए। अब इसकी लंबाई बताना है हमें। डाया मालूम चल गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कहीं भी अगर बात करें कि किसी गोले को पिघलाकर हम तार के रूप में खींच रहे हैं, या बेलन बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को पिघलाकर हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमारा स्पेयर जो है, अगर इसका आयतन अगर 10 kg है, तो जो हमारा तार जो खींचा जा रहा है उसका आयतन भी 10 kg होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दोनों के आयतन को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो दोनों को आयतन के इक्वल कर देंगे। चलिए आयतन को इक्वल कर देते हैं, दोनों को आयतन इक्वल कर देते हैं। तो हमारा होता क्या है? पहले हम लोग किसका आयतन लेते हैं? गोले का आयतन। चलिए हम गोला बना देते हैं, इधर समझिएगा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, पाई आर क्यूब। अब इधर हम लोग ले लेते हैं किसका आयतन? तार का आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन यानी इसको या बेलन का आयतन, इसको हम लोग बेलन भी मान सकते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर यल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। हमने यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया, यहाँ पे स्मॉल आर, क्योंकि आपको आर समझ में आ जाए दोनों का अंतर। अब देखिए यह इतना काम तो हमने कर लिया, दोनों के आयतन को बराबर कर लिया। हमको मालूम था कि दोनों का आयतन बराबर होगा। अब हम लोग यूनिट देखते हैं। आप जितने भी WCS में क्वेश्चन लगाए होंगे, हमेशा आप लोग यूनिट को ध्यान दीजिएगा कि यूनिट हमारी सेम है कि नहीं। अगर हमारी यूनिट सेम नहीं होगी तो जो हमारा आंसर आएगा वो गलत आएगा। हमको यूनिट सेम करना है। चलिए यूनिट सेम कर लेते हैं। तो यूनिट सेम करने के लिए देखिए ये हमारा क्या है? 2 मिलीमीटर में है ना ये व्यास, ये 2 मिलीमीटर में है, या 6 क्या सेंटीमीटर में है। इसको भी बदलेंगे, अगर 10 से गुणा करेंगे यह 60 मिलीमीटर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन यह डाया है, इसका भी डाया, यह डाया है। हमको क्या चाहिए? हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा? पहले वाले का गोले का रेडियस हमारा आर बराबर आधा हो जाएगा। आपको पता है कि रेडियस हमारा आधा होगा 30 mm, और यहाँ पे जो हमारा रेडियस आएगा यहाँ पे 1 mm आएगा। अब इसी पे हमारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। देखिए अब कैसे हल होता है। हमने रेडियस ले लिया। अब 4/3 हम लिख देते हैं, 4/3। अब देखिए हमारा पाई से पाई कैंसिल, पाई का मान होता है 22/7, पाई से पाई कैंसिल हो गया है। अब आर का मान क्या रखते हैं हम लोग? 30। आर का मान हम लोग 30 रखते हैं, और 30 का हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे क्यूब कर देंगे। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? आर हमारा क्या निकला है? जो हमारा बेलन वाला जो आर था, 1 स्क्वायर इंटू, हमें यल तो पता करना है, यल क्या करना है? पता करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा 4/3 तो हमारा है ही, गुणे या 30 3 बार है, तो 30 गुणे 30 कर देते हैं। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 का होगा, यहाँ पे यल हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 दाह में 30 कर देते हैं। क्या करते हैं? 3 दाह में 30। अब देखिए 3 तरीके 9, यहाँ पे क्या हो गया? 900, एक जीरो बढ़ जाएगा हमारा, 9000 हो जाएगा, और 9 चौको 36, यानी 36,000 हमारा आ गया। यल बराबर दोस्तों हमारा क्या आ गया? यहाँ पे देख लीजिए, यल बराबर हमारा आ गया 36,000। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यल बराबर 36, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यल बराबर 36,000 हमारा क्या आएगा? MM
36,000 mm में आएगा, क्योंकि हमने सबको mm में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पे एक आप लोगों को आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आंसर हमारा मीटर में दिया है, तो हम 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में हमारा 1000 mm होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है। तो 1000 से अगर हम भाग देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कि 36 मीटर जो तार की जो लंबाई है, जो पहले स्पेयर था जिसको पिघला कर हम तार के रूप में खींचा था, तो उसकी लंबाई कितनी आएगी, हमारी 36 मीटर आएगी। ये आंसर आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा समय दे दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा पॉज करके, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो बोल रहा है फ्रेंड्स कि द मैक्सिमम कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट ट्यूबलाइट कनेक्टेड इन अ पैरेलल, यानी अधिकतम कितनी 40 वाट की ट्यूब लाइन हम कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कनेक्ट करना है, विच कैन सेफली रन फ्राम 240 वोल्ट सप्लाई विथ 5 एम्पियर, यानी कोई हमारी सप्लाई है समांतर श्रेणी में, वह चल रही है, कितना चल रही है, 240 वोल्ट और 5 एम्पियर के साथ वह क्या हो रही है, चल रही है। तो पहले हम पावर निकाल लेते हैं। जब हमें पावर पता हो जाएगा कितने पावर से वह हमारा है वहाँ पे, फिर उसके बाद पता चेक लगेगा हमें कि हम कितने ट्यूबलाइट वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें 40 वाट की हमें कितनी ट्यूबलाइट उस जो हमारा धारा चल रही है इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम टोटल पावर निकालते हैं, टोटल पावर निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पावर निकाल लीजिए। चलिए टोटल पावर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V इंटू आई, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा का हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारा वोल्टेज कितनी है, 240, गुणे धारा कितना है, 5 है, ठीक। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1200, यानी हमें टोटल सप्लाई कितनी मिली, 1200। लेकिन पूछा क्या, टोटल पावर हमारा 1200 है, लेकिन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि 40 वाट की कितनी ट्यूबलाइट हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जब एक ट्यूबलाइट हमारी 40 वाट ले रहा है, टोटल हमारा कितना पावर आया है, 1200 वाट आया है। कितना आया है, 1200 वाट, टोटल पावर हमारा 1200 वाट आया है। तो एक ट्यूबलाइट अगर हमारी 40 वाट ले रही है तो हम कितनी ट्यूबलाइट कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल पावर में हम अगर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, टोटल पावर में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, 40 से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल पावर में। चलिए डिवाइड करते हैं, कितना आएगा हमारा, टोटल पावर में हम 40 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा कट जाएगा, 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा, यानी 30, यानी हम 30 क्या कर सकते हैं, ट्यूबलाइट कनेक्ट कर सकते हैं इस परिपथ में। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन में समझेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और एक ही बार में आप लोगों को एग्जाम्स में समझ में आ जाएं, और इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आप आ रहे हैं तो आप एग्जाम में आसानी से कर ले जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है फ्रेंड्स हमारा, द हीट प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ फिक्स रजिस्टर इज प्रोफेशनल टू द स्क्वायर ऑफ। अब बोल रहा है एक निश्चित अवरोधक के माध्यम से विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के अनुपात के अनुपातिक होती है। जो विद्युत प्रवाह की ऊष्मा होती है, तो विद्युत प्रवाह की ऊष्मा हमारा जो हीट बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है I स्क्वायर आर टी। तो जो हमारी हीट होती है करंट के क्या होती है, स्क्वायर वर्ग के अनुपात के अनुपातिक होती है। देखिए हमारा करंट पे ही स्क्वायर है, यह हमारा जो हमारा करंट है यह क्या है, वर्ग है। वही पूछ रहा है किसके वर्ग के अनुपाती होगी जो हमारा ऊष्मा, तो हमारी जो हीट होगी ये हमारी किसके, धारा की। तो हमारा विद्युत धारा का परिणाम जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि धारा की क्या होगी, अनुपात के अनुपातिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, एक विद्युत फ्यूज कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज क्या होता है, जब हमारी कोई यह देखिए हमारा करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फ्यूज लगा देते हैं, फिर यहाँ पे अपना करंट को आगे बढ़ाते हैं। ये फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, इसलिए जब पावर अधिक जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो फ्यूज होगा वह जल जाएगा। तो हमारी जो शॉर्ट सर्किट जो होने की संभावनाएं कम होंगी, हमारे जो नुकसान होने की संभावनाएं कम होती हैं फ्यूज लगाने से, ठीक है, इसलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। तो क्या रहा है कि इसमें जो फ्यूज लगा रहे हैं इसमें क्या होता है हमारा, इसमें विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव
एक फ्यूज क्या करता है, इसमें विद्युत धारा का उष्मा प्रभाव होता है, उष्मा का प्रभाव होता है, न कि चुंबकीय, प्रकाशीय और रासायनिक। ठीक है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है असीम उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसमें करंट न बहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। जिसमें हमारा करंट नहीं बहता उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हमारी धारा प्रभावित होती है। सुपर कंडक्टर होता है जिसमें हमारा अच्छी तरीके से धारा प्रभावित हो। प्रतिरोध क्या होता है, जो हमारा धारा के मान को कम करता है, यानी धारा को कम करता है। ठीक है, प्रतिरोध का कार्य यही होता है कि धारा को, प्रभाव को कम करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है। ये एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। अब मान लीजिए एक हमारी कोई छड़ है, ध्यान से समझिएगा, एक हमारी कोई छड़ है और उसकी छाया है। मान लीजिए नीचे क्या, उसकी छाया है, इसका अनुपात क्या है, 1/3। छड़ पहले होगी 1 और √3 इसका क्या हो गया, छाया का अनुपात है। योग का उत्थान कोण क्या है। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसका जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा, इसका कोण पूछा है हमसे कि इसका कोण क्या होगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए आप लोग त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो एक हमारा होता है पाइथागोरियस प्रमेय होता है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर कर्ण नहीं पूछा गया है, कर्ण नहीं पूछा गया है, हमें यहाँ पे एंगल पूछा गया है। और एंगल पूछा गया है, एंगल में हमें क्या पता है, ये हमारा लंब होता है, यह हमें लंब पता है। ठीक है, यह हमारा लंब हो गया, हमें लंब पता है, और उसके साथ साथ हमें आधार पता है। लंब और आधार दो चीज़ हमें पता है दोस्तों। तो हमारा जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कासेक होता है, उसमें हमें ऐसे फार्मूले को लेना है जो लंब और आधार आ जाए। जैसे हमारे एक फार्मूला होता है लाल बटे कक का, आपको पता ही होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हमें लंब बटे आधार चाहिए, हम यहाँ पे टेन थीटा लेंगे। अगर हमें कर्ण बटे लंब बटे कर्ण चाहिए तो हम लोग साइन थीटा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेन थीटा। क्या लेते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो अगला हम क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर लंब हमारा कितना निकल के आया, 1 है, और हमें आधार कितना है, √3 है। देखिए हमने इसीलिए लिया लंब बटे आधार, क्योंकि हमें लंब और आधार पता है, इसलिए हमने टेन थीटा लिया। अब टेन थीटा बराबर दोस्तों, ये आपको पता होगा कि टेन 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, टेन यहाँ पे 30 अंश, टेन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3। तो हम 1/√3 की जगह हमने टेन 30 अंश रख दिया। अब टेन से टेन कट गया, हमारा थीटा बराबर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो थीटा बराबर हमारा 30 निकल के आया, यानी यहाँ पे हमारा थीटा बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल था। बस आप लोगों को हर सवाल को कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, और सभी सवाल आसान है, कोई सवाल कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अ क्वाड्रिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ रूट इज 0। एक हमारा द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण, एक वर्गबद्ध समीकरण, इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, जिसका एक रूट 2 है और रूट का योग 0 है। समीकरण क्या होगा, चलिए हम पहले सभी समीकरण को देखते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या कह रहा है, x² + 4 = 0। तो यहाँ पे हमारा x² = -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा -4 आ गया, तो यह जो हमारा एक रूट 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक हमारा पहले ही माइनस आ गया, इसका अंडर रूट नहीं होगा। चलिए दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x² - 4 = 0। तो यहाँ से x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा प्लस माइनस, या अंडर रूट में जाएगा तो +-2 आएगा, हमारा +2 या -2। तो हमारा एक रूट 2 तो आ ही रहा है, +2 में आ रहा है। अब बोल रहा है और रूट का योग 0 है। अब जो हमारे रूट आए हैं, एक हमारा क्या आया है, +2, और एक क्या आया है, -2 आया है, यही ना। अब इनका योग क्या कह रहा है, 0 है। अब इनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो प्लस माइनस, या हमारा 2 पहले से ही है, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 2 कट के क्या हो जाएगा, 0।
ये इनका योग भी 0 आ जा रहा है और 1√2 भी हमारा आ रहा है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हमने इसको ऑप्शन से हल किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यह क्वेश्चन आपको हर ग्रुप में एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी आप किसी भी ट्रेड के हों तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। इस फार्मूले की आप लोग ध्यान से देखिए। तो डी बराबर हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे दो क्वेश्चन आ गए हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डी बराबर यहाँ पे देखिए अंडर रूट यह है, तो यहाँ पे देखिए यह हम जो हमारा है यह x1 है, यह x1 है, यह y1 है। लिख देते हैं हम लोग, हमारे जो दो निकल कर आए हैं उसको हम लिख देते हैं, ध्यान से आप लोग समझ जाइएगा। यह हमारा क्या है -6 और 7 है, क्या है -6 और 7 है इसमें, तो यह हमारा x1 है और यह हमारा y1 है। और एक हमारा क्या है -1 है और क्या है -5 है। इसमें हमारा यह x1 यह x2 है और एक हमारा यह y2 है। ठीक है, अब इसमें आप लोग समझ जाएंगे कौन x2 है कौन y2 है। तो हमारा फार्मूले में पहले x2 रखते हैं। x2 का मान कितना हमारा है -1, x2 का मान हमारा कितना है -1। चलिए हम -1 रखते हैं, -1 और यहाँ पे माइनस दिया गया है x2 माइनस x1। अब x1 का मान कितना है -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +6 हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस करते हैं। अब यहाँ पे y2 का मान हमारा -5 है, माइनस y1 का मान कितना है 7 है, यहाँ पे हम लोग 7 रख देते हैं, का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब d बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा d बराबर जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे दोस्तों हमारा आएगा 7 5 12 -12 का स्क्वायर अगर होगा 144 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे d बराबर हमारा आ जाएगा √169। जब हम d की यहाँ से मान निकालेंगे, √169 13 का क्या होता है रूट होता है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द रेडियस ऑफ वायर इज 0.24 mm। कोई हमारा क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ वायर है, उसका रेडियस कितना है 0.24 mm। देन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर इनटू कंसीडरेशन। यानी तार का रेडियस इतना दिया गया है तो महत्वपूर्ण अंकों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारा क्या है कोई वायर है, उसका रेडियस हमको दे दिया गया कितना 0.24 mm। अब इसका पूछ रहा है इसके क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा ही होगा ना। क्रॉस सेक्शन का मतलब इसको हम लोग काट रहे हैं, अगर इसको हम लोग काट रहे हैं तो काटने के बाद तो हमारा ऐसा ही निकल कर आएगा ना। जितना रेडियस हमारा वायर का होगा उतना ही रेडियस उसके क्रॉस सेक्शन का होगा। क्रॉस सेक्शन का अर्थ होता है कि उसको काटने के बाद वह कैसा दिख रहा है, तो काटने के बाद वह रेडियस ही दिखेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए हमें रेडियस मालूम चल गया, जो इसका रेडियस वही इसका भी रेडियस हमारा 0.24 रेडियस हो गया। अब एरिया निकालना दी, एरिया निकालने के लिए क्या है, ये हमारा क्या है सर्कल है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एरिया बराबर हमारा हो जाएगा πr स्क्वायर। तो पाई का मान हमारा होता है 22/7, 22 का मान 22/7। हमारा रेडियस जो निकल कर आया है 0.24 का 2 बार लिख देंगे, 0.24 × 0.24। ये हमारा क्या निकल के आ गया रेडियस निकल के आ गया। अब हम लोग करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे 22/7 और देखिए यहाँ पे जो 0.24 है इसको हम लोग 24/100 लिख सकते हैं आसानी से। इसको हल करने के लिए इसको भी हम लोग लिख दिया 24/100। आसानी से हल करने के लिए हमने इसको लिख दिया 24/100 × 24/100। जब इसको आप लोग पूरी तरह हल करेंगे तो 0.18 आएगा। यह कंफर्म इतना ही आएगा। आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। ठीक है, यह हमारा क्या आएगा 0.1 और 8 आएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से तैयारी करिए अपनी, क्योंकि CITS का जो आपके नंबर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जब वैकेंसी आएगी इंस्ट्रक्टर की तो उसमें आपके CITS के नंबर के भी वैल्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक करेंट। यह कौन सा बोल रहा है इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर के हमारे फार्मूला क्या होते हैं, देखिए P बराबर एक होता है V/I होता है, एक हमारा P बराबर क्या होता है I²R होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। एक हमारा होता है V²/R होता है। ठीक है, देखिए इसमें यह फार्मूला हमारा मिल रहा है V/I, यहाँ पे हमारा मिल रहा है IR² तो नहीं मिल रहा है, I²R देखिए यहाँ पे हमारा मिल रहा है। उसके बाद V² भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला फार्मूला हमारा कहीं मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, तांबा धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किसके में से केवल एक निर्भर करती है, यह कारक है। तांबा धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह करती है हमारे तापमान पर। इसको तो आप लोग रटना होगा, याद करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा की SI इकाई है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है या फिर न्यूटन मीटर, इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं या जूल बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से इसको। बोल रहा है अ बॉडी कवर 1/2 ऑफ जर्नी एट 40 मीटर प्रति सेकेंड। कोई बॉडी है, बॉडी का मतलब या कार हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वह जर्नी यात्रा करता है 40 मीटर प्रति सेकेंड से। फर्स्ट हाफ आधी दूरी, जैसे मान लीजिए पूरी दूरी यह थी, पहली दूरी कितने से तय किया 40 मीटर प्रति सेकेंड से, और बोल रहा है द नेक्स्ट हाफ 50 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरी दूरी आधी कितने से तय कर रहा है 50 मीटर प्रति सेकेंड से तय कर रहा है। ठीक, तो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला हमारा एक होता है, एवरेज वेलोसिटी का होता है हमारा 2AB/A+B, सिंपल सा फार्मूला है 2AB/A+B। कहीं भी अगर दो दूरियों को दो चाल से अगर तय किया जाए, दो दूरियों को दो चाल से अगर तय किया जाए तो हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, 2AB/A+B। चलिए यह क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा, SSC बैंक रेलवे जो भी एग्जाम्स की कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होंगे उनको यह क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते होंगे। चलिए तो हमारा 2A का मान हमारा क्या है 40 हो गया, 2 × A का मान 40 हो गया, और B का मान हमारा क्या हो गया 50 हो गया, अपान 40 + 50। ध्यान से देखिए, तो हमारा 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 में 2 से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 80 कर लेते हैं सीधा सा, 40 दूनी 80/50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 90। अब हमारा 0 से 0 कट जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर 8×5 = 40, क्या कराएंगे 400 हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा। जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो हमारा 44.4 आएगा। क्या आएगा 44.4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसको या तो इस तरह भी लगा सकते हैं, इस फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर फार्मूला हमारा याद नहीं है ध्यान से देखिए, तो माना पहली दूरी x किलोमीटर है, दूसरी दूरी भी x है, दोनों क्या है x है, तो दोनों को हम लोग ऊपर जोड़ देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय दूरी x है, चाल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जब हम लोग यहाँ से समय निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे समय, तो हमारा हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे देखिए दूरी क्या है x है, और चाल पहली वाली चाल कितनी है 40, तो हमारा समय पहले में कितना समय लगा x/40 लगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x/40। दूसरे वाले में भी इस तरह निकालेंगे x/50। जब इसको हम लोग हल करेंगे पूरी तरह तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप दोनों तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के भार की औसत स्थिति, किसी वस्तु के भार की औसत स्थिति क्या होती है, कहाँ होती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है कि क्या कहलाती है। तो किसी वस्तु के भार की औसत स्थिति दोस्तों, जैसे हमारा कोई यह मास है, ठीक है, तो मास जो होता है तो इसका जो
हमारा जो सेंटर होता है न कि इसके बीच में होता है, इसका सेंटर वही होता है जहाँ पे इसका भार केंद्रित होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी इसका भार कम है और यहाँ पे भार ज़्यादा है, तो इसका जो बैलेंस जहाँ पे बनेगा वहीं पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी जहाँ पे इसके मास का द्रव्यमान का बैलेंस बनेगा, यानी यहाँ पे इसका बैलेंस बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, न कि हमारा यह। ठीक है। और सेंट्राइड क्या होता है, सेंट्राइड जो होता है किसी शेप का जो सेंटर होता है वही सेंट्राइड होता है। ठीक है, इसमें हमें मास का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला द लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.2, उसकी लिस्ट अकाउंट दिया 0.2। द टाइम ऑफ विस ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बी 25 सेकेंड। द परसेंटेज ईरर, उसकी हमें दे दिया है, लिस्ट अकाउंट भी दे दिया गया है, उसके बाद टाइम भी उसकी दे दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है कि बस कितना उसमें एरर है, परसेंटेज ईरर। तो परसेंटेज ईरर निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला आपको बता दें हम लोग, होता है लिस्ट अकाउंट बता के मेजर्ड वैल्यू होती है हमारी, ये मेजर्ड हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू गुणे 100। ठीक है, यानी लिस्ट अकाउंट गुणे मेजर्ड वैल्यू गुणे 100 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लिस्ट अकाउंट क्या निकल कर आया है, लिस्ट अकाउंट हमारा आया 0.2 और हमारा मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, 25। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू 25 आई है और गुणे हमारा 100 कर देंगे, 25 100 को 100 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0.8 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है इफ़ 1.76 सेंटीमीटर क्यूब द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन वॉल्यूम ऑफ 25 सच क्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज। यानी यदि एक घन की मात्रा इतना सेंटीमीटर है तो 25 घन की मात्रा को किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पे बोला एक कोई घन है, यहाँ पे हम लोग घन बना दे रहे हैं, एक कोई घन है, उसकी वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम दिया गया 1.76, इसका वॉल्यूम दिया गया 1.76। अब पूछ रहा है ऐसे ही 25 क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। जब एक क्यूब का वॉल्यूम हमारा इतना है तो 25 क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। सिंपल से आप लोग बता सकते हैं, तो हमारा 25 गुणे 1.76 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा है ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 25 गुणे 176/100। अब यहाँ पे हम लोग 25 100 को 100 कर देंगे। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारा पॉइंट लगा था और 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 100 नीचे ला दिया 2 जीरो। अब हमारा 25 100 को 100 हो गया। अब बचा क्या हमारा 176 176/4। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा 44 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि हमारा 44.0 क्यूब इस प्रकार कुछ आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निरायाम मात्रा क्या होती है। तो निरायाम मात्रा का मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक हमारा थीटा होता है, जिसका हमारा क्या होता है, मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। एक हमारा थीटा होता है जिसका मात्रक रेडियन होता है। एक हमारा देखिए होता है हमारा डेल्टा एल अपन एल हो जाएगा। इसका हमारा क्या होता है, इसकी भी लंबाई एम होती है, इसकी भी लंबाई एम होती है। इसका हमारा कुछ नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं एक इकाई हो सकती है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जो हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगला हमारा कह रहा है द यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धन कारक की इकाई क्या है। तो प्रवर्धन कारक की इकाई दोस्तों हमारी होती है, इसको तो आप लोग को रटना होगा, एक गैर आयामी स्थिरांक होता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें, तो आप लोगों को क्यों हम परेशान करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास 11th में ऐसे क्वेश्चन आप लगाए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में अच्छे से विस्तृत से हम लोग समझ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले ग्रुप 4 के लेवल 1 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसको हम लोग करे थे, यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर आई जे के एंड आई इज। तो देखिए वेक्टर आई जे के, मान लीजिए हमने ए बराबर क्या होगा, वेक्टर आई और जे और के ले लिया। ठीक, और बी बराबर हमारा क्या दिया है, केवल आई दिया है। बी बराबर क्या दिया है, केवल आई दिया है, और हमारा इतने बराबर ये दे दिया गया है। हमें एंगल पूछ रहा है ना,
एंगल के लिए हमारा फार्मूला एक होता है, देखिए एक हमारा फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कास थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपान माड ए इंटू माड बी। अब हमें इसी की वैल्यू चाहिए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो हमारा ए वेक्टर यह है और बी वेक्टर यह है, इनके दोनों के बीच का मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, हमारा आई जे के दिया गया है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 जे मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस 0 के मान सकते हैं, कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, ठीक है। अब हमें ए और बी का मल्टीप्लाई कराना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे कराते हैं, आई का आई में मल्टीप्लाई होगा तो 1 का 1 में होगा, एक एक का हमारा एक ही आएगा, क्या आएगा, एक का एक में होगा तो एक ही आएगा, एक का 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। चलिए एक का एक में होगा तो 1 आ गया, और 0 का 0 में होगा, यह इसमें हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यह इसमें होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए हमें माड निकालना है, माड ए। अब माड ए की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पे हम समझा दें आप लोगों को। तो जो माड ए की वैल्यू आती है, हमारा एक फार्मूला होता है, जो आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर के का स्क्वायर। तो आई का जो गुणांक होता है, आई का स्क्वायर नहीं होगा, आई का गुणांक हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर जे का गुणांक 1 है उसका स्क्वायर, फिर के का गुणांक 1 है उसका स्क्वायर। तो हमारा तीनों का √3 आएगा, देख लीजिएगा √3 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा √3 आ रहा है, यानी हमारा क्या आ गया माड ए। इस तरह माड बी का जब निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यह दोनों तो जे और के वाला 0 मिल रहा है, यहाँ पे केवल 1 मिलेगा, 1 √1 का हमारा मान 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा केवल 1 आया है और नीचे 1 √3 का मतलब 1 √3 ही आएगा, ठीक। हमारा क्या आ गया, कास थीटा बराबर 1/√3। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, बस एक फार्मूला हमने बताया है और कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने ये बताया है। चलिए, तो कास थीटा बराबर क्या हमारा 1 √3। जब हमारा कास थीटा बराबर जब आ रहा है 1 √3, तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा कास अगर इधर है उधर जाएगा तो कास इन्वर्स हो जाएगा 1 √3। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शुद्ध प्रेरक सर्किट का शक्ति फैक्टर होता है, एक शुद्ध प्रेरक का शक्ति फैक्टर हमारा क्या होता है 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधारित्र बाधा का मूल्य आपूर्ति की आवृत्ति के रूप में बढ़ जाती है। संधारित्र बाधा का मूल्य आवृत्ति के रूप में बढ़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाती है, क्या हो जाती है रूप कम हो जाती है। इसको आप लोग को रटना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम आप लोगों को बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको आप लोग ध्यान से समझना होगा। अगर नहीं समझें आप लोग तो ये आपको समझ में जल्दी नहीं आने वाला है। बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज द प्राइज ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ डिजाइन, यानी कितने प्राइस की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, हमें ज्ञात करना है। और पूछा व्हेन क्राफ्ट डिजाइन प्राइज इज इंक्रीज बाई 45% विच मेक अ बायर बाई ए डिजाइन लेस फार राइस 500 रुपये में। यानी कोई चीज़ हम खरीदने गए, डिज़ाइन कोई उसको खरीदने गए, सिर्फ डिज़ाइन की कीमत 500 रुपये में हम खरीदने गए, ठीक है, तो हमने खरीद के लाया। अब कितना लाया यह क्वांटिटी नहीं दिया गया है, मान लीजिए हमने, अब दाम भी नहीं दिया गया है, तो पी दाम से यक्ष सामान खरीदी हमने 500 रुपये में, इतना तो आप समझ जाइए। अब बोल रहा है कि जो उसके दाम में वृद्धि होती है 45% की, पहले 1 था 45% बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.45p हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब वृद्धि हुई है तो हमने 8 सामान कम खरीदा है, यानी यक्ष में हम 8 घटा देंगे और पैसा हमारा उतना ही लगा है, हमने उतना ही पैसे में जब वृद्धि हो जाती है तो हम 8 सामान कम खरीदते हैं और उतने ही पैसे में, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे 1.45p का पहले x में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 8 में कराएंगे, पहले x में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1.45px
माइनस जब 8 में कराएंगे इसका हम लोग तो हमारा आएगा 11.6p आ जाएगा। ठीक है, 11.6p आ जाएगा और इक्वल टू हमारा इधर 500 तो है ही। अब देखिए हमारी px की वैल्यू, ये हमारा जो px है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 500 दी गई है। अब इसी में हम लोग 500 रख देते हैं, 1.45 इंटू हमारा यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा माइनस 11.6p इक्वल टू हमारा इधर भी 500 तो पहले से था ही। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, किसका 1.45 इंटू जो 500 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 145 बटे के 100 लिख सकते हैं और यहाँ पे गुणे 500 हो गया। अब देखिए हमें p की वैल्यू चाहिए ना, हम p को उधर भेज देते हैं, ये हमारा 500 इधर आ जाएगा तो माइनस 500 हो जाएगा हमारा इधर, और ये इधर चला जाएगा तो 11.6p हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको हल करते हैं हमारा 100 से 100 कट गया, 100 से 2 0 कट गया, 145 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 725। जब 725 आया और इधर माइनस 500 है और इधर क्या हमारा है 11.6p है। ठीक है, हमारा इधर 11.6p है। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो जब इसको घटाएंगे हमारा तो 725 माइनस 500 हमारा आ जाएगा 225, तो 11.6p इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा 225। जब इसको हम लोग p हमारा इधर किस रूप में है, p हमारा इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, अगर p हमारा आगे जाएगा तो p हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो 225 है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं 11.6 से, तो p इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को नहीं आता होगा डिवाइड तो हम ज़रूर बताएंगे, तो हमारा हो जाएगा 19.3। ये हमारा p की वैल्यू आई। तो हमें p की वैल्यू नहीं पूछा है, जो हमें बढ़ा हुआ मूल्य है वह पूछा गया है। तो हमें p की मान तो पता हो गया, लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य क्या है हमारा, वह मूल्य हमारा है 1.45p है बढ़ा हुआ मूल्य। तो हम क्या करते हैं 19 जो हमारा दिया गया है 19.3 में 1.45 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा हमारा 28.12 आएगा। क्या आएगा 28.12 कुछ आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मैच कर रहा है 28। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर ये आ जाएगा 28। आप लोगों को आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम एक बार फिर आपको समझाएंगे, या तो फिर आप वीडियो को बैक करके आप लोग इसको समझ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। बोल रहा है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ कार हैविंग मास 150 kg स्लाइडिंग डाउन ऑन रैंप इज 30 मीटर प्रति सेकेंड। कार का हमें संवेग ज्ञात करना है जिसमें द्रव्यमान 150 kg नीचे रैंप पर 30 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो रहा है, फिसल रहा है, कोई हमारा भार है। तो मोमेंटम ज्ञात करना है हमें, संवेग तो हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम का हमारा फार्मूला होता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा यह फार्मूला हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी हमारा हो जाएगा। तो मास हमारा दे ही दिया गया है, मास हमारा कितना है 150 kg, और वेलोसिटी कितना दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड से फिसल रहा है, हमारा वेलोसिटी 30 दिया गया है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, मोमेंटम 4500। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ बस हैविंग मास 2500 kg विच ड्राइव थ्रू अ कर्व रोड विथ रेडियस 100 मीटर एट स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, इसमें हमें पूछा क्या है, फोर्स पूछा है ना, तो बस का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना हमें, हाँ फोर्स ज्ञात करना है। यह बराबर हमें फार्मूला पता है mg, यह बराबर mg होता है। तो हमें देखिए m का मान दिया गया है 2500, m का मान 2500, g का मान आपको पता होता है 9.8 होता है। यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं आसानी से हल करने के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। लेकिन हमारा किस में आ रहा है, न्यूटन में, आंसर दिया है किलो न्यूटन में, हम भाग दे देंगे किससे 1000 से, हमारा 25 किलो न्यूटन आएगा। लेकिन आपको कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे करेक्ट वैल्यू नहीं रखी थी। अगर हम यहाँ पे
8 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 10 की जगह पे तो हमारी करेक्ट वैल्यू कितनी आती है 24.5। लेकिन देखिए 25 24.5 के आसपास है। एग्जाम में आप लोग जल्दी से कर लें, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग 9.8 की जगह आप लोग 10 रख के मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका आंसर करेक्ट आएगा, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर पेयर ऑफ रूट इन क्वाड्रिक इक्वेशन। जो हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, उसमें 2 पेयर बनते हैं, 2 रूट बनते हैं। ठीक है, 2 रूट आते हैं, 2 पेयर नहीं बनते, 2 रूट आते हैं। और पेयर तो एक ही कहलाएगा ना, यानी इसमें पेयर एक ही होगा। और रूट कितने आते हैं? 2 मिलते हैं और पेयर एक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो नमूना स्थान होगा। ठीक है, जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो क्या क्या आएगा? देखिए, जब एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो नमूना स्थान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जब हम सिक्का उछाल रहे हैं तो पहला हमारा क्या आ सकता है? तो सिक्का उछालने पर हमारा जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे, या तो देखिए हेड, या तो क्या हेड और हेड आ सकता है जब एक सिक्का हम लोग क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं। या तो फिर क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है हमारा, या तो फिर टेल और हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या तो फिर टेल और टेल आ सकता है। ठीक है, पहले क्या आ सकता है? हेड और हेड भी आ सकता है, दोनों बार हेड आ सकता है, या फिर हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आने की संभावनाएं कितनी बार हो रही है? हमारी 4 बार। 4 हमारी आने की संभावना हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है? फॉर अ गिवन सीरीज मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं? असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में कर लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा 1 के बाद क्या हो जाएगा? 4, फिर 8, फिर क्या हो जाएगा? 11, फिर 13। हमें मध्य का चुनना है, 2 इधर गया, 2 इधर गया, बीच वाला 8 बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इसकी हमें वैल्यू पूछा है 64 की पावर 2/3 की हमें क्या पूछा है? वैल्यू पूछा है। अब 64 क्या होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4 का क्या होता है? क्यूब होता है 4 का। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब और बटे के पूरा, इसके पावर हमारे 2/3 हो जाएगी। 4 के क्यूब की पावर क्या हो जाएगी? 2/3। अब देखिए हमारा जो यह 3 है, ऊपर 2 वाले में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 × 2/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा केवल 4 के पावर 2 बचेगा। और 4 के पावर 2 को हम 2 बार करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अभी बैक में हमने ये क्वेश्चन को हल किया था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने हल किया था पीछे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा था। देखिए हमारा यहाँ पे ए दिया गया है 3 और 2, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या दिया गया? 9 और 7 दिया गया। दूसरा बिंदु 9 और 7 दिया गया है। इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, इसको हम लोग y2 मान लेते हैं। तो d बराबर हमारा फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया। अब इसी में मान में हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। चलिए मान में रखते हैं हम लोग। तो हमारा जो हो जाएगा x2 का मान क्या हमारा है? x2 का मान हमारा 9 है, माइनस x1 का मान क्या हमारा 3, क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 7 है, माइनस y1 का मान क्या हमारा 2 है, का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब d आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 9 में से 3 जाएगा, हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 7 में से 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आएगा d √, जो आएगा 6 का 36 हो जाएगा, और प्लस हमारा 5 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 36 और 25 जब आप निकालेंगी, जब करेंगे, तो हमारा √61 आएगा। ठीक है, अब √61, तो यह किसका स्क्वायर होगा? देखिए अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 61 है, किससे कम है ना? इसका जो आएगा 7 दशमलव कुछ करके इसका रूट आएगा। आप लोग 61 का रूट निकाल के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। इसका 7.81 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 7.8 है, क्योंकि 8 से कम ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 2 घंटे चलाता है और अगले 2 घंटे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो पूछा क्या है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछा है ना। पहला क्या करता है, 2 घंटे तक चलाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है 2 घंटे तक, तो दूरी कितनी तय करता है, 160 किलोमीटर। कैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 घंटे 80 किलोमीटर। अगली 2 घंटे कैसे चलाता है, स्पीड को बढ़ा देता है, 90 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से चलता है, और वो तब कितनी दूरी तय करेगा, 180 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है हमारा, एवरेज स्पीड बराबर आपको मालूम होगा टोटल डिस्टेंस हमारी 160 प्लस 180 और बटे के हमारा क्या हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारे 2 2 4 हो गई। तो यहाँ पे जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 340 आएगा। 340 बटे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 85। क्या आएगा 85। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है डीसी मशीन में लागू किया गया वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसलिए अधिकतम शक्ति पावर के लिए बैंक EFM क्या होगा। तो EFM बराबर हमारा फार्मूला होता है V/2। अगर हमें कहीं EFM पूछ रहा है, जो हमारा वोल्टेज होता है उसका हम लोग क्या कर दें आधा कर दें, हमारा क्या निकल के आ जाएगा EFM, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बोल रहा है इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस बल्ब इज 2.8 वोल्ट देन व्हाट विल बी बल्ब रेजिस्टेंस इफ करेंट फॉलोइंग 0.8 एम्पियर। यदि बल्ब में इतना वोल्टेज क्या धारा बह रही है और 0.8 एम्पियर, यानी वोल्टेज हमारा 2.8 वोल्टेज है और धारा हमारी जो बह रही है 0.8 एम्पियर बह रही है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता है V बराबर IR। ठीक, वोल्टेज कितना दिया गया है 2.8 दिया गया है, हमारी धारा क्या दी गई है 0.8 दी गई है, हमसे रेजिस्टेंस पूछा है। R बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2.8 अपॉन 0.8। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, 88 बटा के 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 आ जाएगा हमारा 7 बटा के 2। 7 बटा के 2 को जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा 3.5 आएगा। 3.5 ओम निकल कर हमारा क्या आ जाएगा प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ग्रुप 5 के जो लेवल 1 आज कंप्लीट किया। आपको अगले वीडियो में लेवल 2 का ग्रुप 5 मिल जाएगा। ऐसे अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू की जाए। तो दोस्तों इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।